सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट 5 में आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 5 में आप फोटो रेस्पिरेशन एंड हैच एंड स्लैग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। C2 साइकिल को ही फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं हम, और C4 साइकिल को ही हम क्या कहेंगे, हैच एंड स्लैग साइकिल कहेंगे। क्या कहेंगे? हैच एंड स्लैग साइकिल कहेंगे। किसको कहेंगे? C4 साइकिल्स को हम ये नाम देते हैं। ठीक है, पांच पार्ट्स पढ़े हैं, एक लास्ट पार्ट आपको आएगा जिसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी करने को मिलेंगे। तो आप सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। जितने भी पार्ट्स अब तक आपने पढ़े हैं सारे पार्ट्स को ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का पार्ट 5 फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं, जानेंगे क्यों कहते हैं, और ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। देखिए, पहले इसको क्या कहा जाता था? ओरिजिनली इस फिनोमिनन को वारबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता था। ठीक है, बाद में कंक्लूड किया गया कि ये फोटो रेस्पिरेशन है, तो वारबर्ग इफेक्ट भी इसको कहा जाता था। तो कंफ्यूज नहीं करना है, खुद कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए ये जो हमारे पास हमारी बहुत ही प्यारी सी प्रोटीन है, प्यारा सा एंजाइम है रुबिस्को राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजिनेस ऑक्सीजनेस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। दरअसल ये इतना प्यारा भी नहीं है। ये जो है ये ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो जाती है, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो जाएगी तो रुबिस्को एक ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा। और ऑक्सीजन जब भी कब ज्यादा होती है? जब टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लो रहेगा, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, है ना। तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम ना करके एक ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ना फिक्स करके किसको फिक्स करेगा? ऑक्सीजन को। इनफैक्ट फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड अनफिक्स हो जाती है, फिक्स होने की जगह क्या हो जाती है? अनफिक्स हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारा एटीपी का लॉस भी होता है। फोटो रेस्पिरेशन हमको किन प्लांट्स में देखने को मिलती है? फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में ही होती है। किस में होती है? C3 प्लांट्स में ही हमको फोटो रेस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के लिए 3 ऑर्गेनेलेज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन से बोले? रिवाइज करिए, भूलते हो, बार बार भूलते हो कि सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद पेरोक्सिसोम, सबसे लास्ट माइटोकॉन्ड्रियन। याद हो गया? क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे RUBP, पहले राइबुलोज, कैल्विन साइकिल में भी फर्स्ट एक्सेप्टर जो है वो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, और फोटो रेस्पिरेशन में भी राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ही है। लेकिन अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, और रुबिस्को का ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी हो रही है। तो अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, अब ये आगे फॉर्म करेगा। एक ये फॉर्म करता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, दूसरा ये फॉर्म करता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक, समझ के आप? फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है एक फॉर्म होगा, ये 2 कार्बन का रहेगा, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन का रहता है। क्लियर? तो RUBP से एक हो गया फॉस्फोग्लाइकोलेट, दूसरा हो गया फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 5 कार्बन पूरे हुए। फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट से जो है फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, रिमूवल हो जाता है फॉस्फेट का, तो उसके बाद हमें मिलता है क्या? ग्लाइकोलेट। क्या मिलता है हमको? ग्लाइकोलेट मिलता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलेट जो है ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना, पीछे और
मतलब ग्लाइकोलेट जो है वो कैल्विन साइकिल में तो पार्ट नहीं लेगा, पीजीए तो चलो वो कैल्विन साइकिल में पार्ट ले लेगा, लेकिन ग्लाइकोलेट का तो यहाँ मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलेट को फाइनली कैसे कैसे मेटाबोलाइज किया जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलेट डायरेक्टली नहीं मेटाबोलाइज हो पाता है। ठीक, ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का है, इसीलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं और ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो कितने आपको सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं? 3। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो की फीचर होगा इस पाथवे का वो होगा कन्वर्जन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट टू ग्लाइसिन। ठीक है, जो हमारे पास फॉस्फोग्लाइकोलेट है उसका ग्लाइसिन में कन्वर्जन इसका की फीचर है, और आपको डिकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा, वो इस पाथवे का की फीचर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से एक बार। आरयूबीपी पे एक्ट किया, रुबिस्को के ऑक्सीजनेज ने ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है, और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए, फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये तो चलिए कैल्विन साइकिल में रोल प्ले कर सकता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिमूवल हुआ, हमारे पास बचा ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट मूव कर गया पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में देखिए ध्यान रखना है कौन कहाँ बना, कहाँ को मूव हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं कि कौन सा जो आपका मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट है, वो कहाँ बना है ना, और कहाँ पे वो मूव हुआ। ठीक है, तो फिर ये इंटरमीडिएट ग्लाइकोलेट इंटरमीडिएट चलिए आ गया कहाँ पे, ये आ गया आपके पेरोक्सिसोम में। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज है, मार्कर एंजाइम जिसको C2 साइकिल का कहा जाता है, वो काम करेगा यहाँ पे, वो ग्लाइकोलेट पे एक्ट करेगा और ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइऑक्सिलेट में, प्लस रिलीज होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। क्लियर? फिर ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन, चलिए बताइए ग्लाइसिन कहाँ बना? पेरोक्सिसोम में। ग्लाइसिन कहाँ बना? पेरोक्सिसोम में ग्लाइसिन बना, और ग्लाइसिन फिर मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास ग्लाइसिन के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लाइसिन के, तो ग्लाइसिन जो हमारे पास होता है वो 2 कार्बन का होता है। ठीक है, 2 कार्बन का, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं 4 कार्बन यहाँ ओवरऑल होते हैं। 2 ग्लाइसिन हमारे पास बनेंगे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे 4 कार्बन हमारे पास टोटल होंगे। डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, उसके साथ ही ग्लाइसिन 2 है तो एक हमारे पास NH3 भी बाहर निकलेगा यहाँ से। ठीक, तो अल्टीमेटली यहाँ पे NAD पॉजिटिव का देखिए यूज होगा, और फिर सीरीन जो है वो बनेगा। ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है सीरीन में। जब ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हुआ, उसके साथ ही हमारा NH3 ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना था वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को अनफिक्स कर दिया गया। अब ये सीरीन कहाँ बना? माइटोकॉन्ड्रियन में बना। ग्लाइसिन कहाँ बना? पेरोक्सिसोम में बना। ठीक है, ग्लाइकोलेट कहाँ बना? क्लोरोप्लास्ट में बना। सीरीन बना माइटोकॉन्ड्रियन में, मूव कर गया पेरोक्सिसोम में। कहाँ मूव कर गया? पेरोक्सिसोम में। यहाँ पे आपको ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सीरीन जो है, आप सीरीन कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अब यहाँ पे NADH का यूज होगा, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लिसरेट कहाँ बना? पेरोक्सिसोम में बना। ग्लिसरेट मूव कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, जहां अब उसको फॉस्फोग्लिसरेट बनने के लिए एक ATP की जरूरत होगी, तो ग्लिसरेट जो है ATP को यूज करके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है C3 साइकिल में रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप जवाब दे रहे हैं। कहाँ बनता है आपका ग्लाइसिन? पेरोक्सिसोम में। कहाँ बनता है सीरीन? माइटोकॉन्ड्रियन में। कहाँ बनता है ग्लिसरेट? पेरोक्सिसोम में। ग्लाइसिन और ग्लिसरेट कहाँ बनते हैं? पेरोक्सिसोम में।
और सीरीन कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रियन में। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमेशा देखिए कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में ही है। ठीक है, अब देखिए एक तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बना था, चलिए इसने C3 साइकिल में अपना रोल प्ले कर दिया होगा। दूसरा जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ग्लाइकोलेट का जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हुआ? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अनफिक्स भी हुई, एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हुआ। उसके अलावा C3 साइकिल में जो एटीपी यूज होंगे वो अलग से होंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कोई भी हमें एनर्जी, हमारा खाना पीना नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, बनेगा लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग वेस्टफुल प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर रिलीज कर देता है, एटीपी और एक्स्ट्रा यूज कर रहा है। तो समझ के फोटो रेस्पिरेशन क्लियर हो गया। कब हुआ? जब रुबिस्को ने अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शुरू किया। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रुबिस्को की कब शुरू होती है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लो होती है। रुबिस्को में कितनी सब यूनिट्स मैंने बताया था? 8 लार्ज सब यूनिट्स होती हैं, 8 स्मॉलर सब यूनिट्स होती हैं। 8 लार्ज सब यूनिट्स को एनकोड करता है क्लोरोप्लास्ट का जीनोम, 8 स्मॉलर सब यूनिट को एनकोड करता है न्यूक्लियस का जीनोम। क्लियर है? आई होप आपको फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। C4 साइकिल को पढ़ने से पहले हमारा जानना जरूरी है कि क्रंच एनाटॉमी क्या है। देखिए हर बार कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। जब फोटो रेस्पिरेशन होने लगा, ज्यादातर फोटो रेस्पिरेशन हमको ऐसे इलाकों में देखने को मिलेगा जहां टेम्परेचर ज्यादा है, जहां पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, अल्टीमेटली वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट ना करके ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा। तो मतलब डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं और जो गर्म इलाकों में, जो टेम्परेट रीजन में जो ज्यादातर हमको प्लांट देखने को मिलेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में जो हमको मिलेंगे, ट्रॉपिकल में भी जो प्लांट्स देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेगा हमें उनमें? हमें बहुत सारे में फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है और बहुत सारा जो है वो ऑक्सीजन फिक्स हो रहा है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। इसकी वजह से तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। अब प्रोडक्टिविटी लो ना हो तो प्लांट्स ने अपने एक अडेप्टेशन कर ली। उन्होंने अपना जो सेल्स हैं उनका रीअरेंजमेंट कर लिया। वैसे ही आपको भी अपना रीअरेंजमेंट करना है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ना है और ज्यादा मेहनत करनी है, जोर लगा के हमेशा ऐसे वाला काम करना है। ठीक है, तो देखिए क्रंच एनाटॉमी में अब क्या हुआ, क्या है कि देखिए ये स्ट्रोमा है। ठीक है, आप मेनली यहां देखेंगे आपको दो तरह की सेल्स दिखाई देंगी, बंडल शीट सेल्स with large chloroplast and mesophyll cell with few chloroplast। मतलब दो सेल्स होती हैं क्रंच एनाटॉमी में, हमको दो सेल्स देखने को मिलती हैं। अंदर होती है बंडल शीट सेल्स और बाहर से होता है हमारे पास मिसोफिल सेल्स, जो कि बिल्कुल एक रिंग की तरह, रीथ की तरह जो है वो फॉर्म्ड हुई होती हैं, है ना, रिंग की तरह पूरा ऐसे बनी होती हैं। रीथ आप पढ़ लेंगे कई बार, रीथ अरेंजमेंट इसको नाम दिया गया होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे मिसोफिल सेल में थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट होता है, बंडल शीट सेल में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। एक और बात आप पढ़ते हैं कि बंडल शीट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रेनल होता है, उसमें ग्रेनम बहुत अच्छे से नहीं बना होता। ठीक है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। मिसोफिल सेल्स में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है क्रंच एनाटॉमी। क्या है ये? क्रंच एनाटॉमी, जहां पे आपको मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल दो तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं। अंदर पहले होंगी बंडल शीट सेल्स जिन पे लार्ज क्लोरोप्लास्ट होगा, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होगा। बाहर से रिंग की फॉर्म में कवर किए होंगी उनको मेसोफिल सेल्स जिनमें फ्यू बट एंड स्मॉल क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, बट ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है,
क्रंच इनॉटमी का प्रेजेंस जो है वो C4 प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक भी मान लो आप, इसी की वजह से तो वो C4 साइकिल को कर पाएंगे। अब C3 को C3 क्यों कहा गया? क्योंकि फर्स्ट जो उनमें स्टेबल प्रोडक्ट बना था वो कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड था, तो उनको क्या बोल दिया गया? उसको साइकिल को क्या बोल दिया? C3 साइकिल। वहीं अब ये है हमारे पास C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे। अब इसको क्यों C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे बोला गया? डेफिनेटली बिल्कुल आपको भी जवाब पता होगा, क्योंकि इसमें पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड होगा। चलिए आराम आराम से पढ़ते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करेगा, वाटर आएगा, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट्स में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। देखिए यहाँ पे, ठीक है, CA कई बार आप एंजाइम पढ़ते हैं। फिर फर्स्ट एक्सेप्टर इन केस ऑफ C4 साइकिल इज ऑक्जेलोएसिटेट। कौन सा है? ऑक्जेलोएसिटेट है, ठीक है। पहला कौन सा है हमारे पास? पेप कार्बोक्सिलेज काम करेगा, और ऑक्जेलोएसिटेट जो है वो हमारे पास पहला एक्सेप्टर होता है। और हमारे पास पहला, फिर ऑक्जेलोएसिटेट जो है पेप कार्बोक्सिलेज पहला, सबसे पहला एक्सेप्टर यहाँ पे है हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये है हमारे पास पहला एक्सेप्टर, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास पहला एक्सेप्टर होता है, ठीक। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बायोकार्बोनेट्स की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट पहला है हमारे पास एक्सेप्टर C4 साइकिल में। पैप कार्बोक्सिलेज काम करेगा और ऑक्जेलोएसिटेट बनाएगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाएगा, जो कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है C4 साइकिल के केस में। C4 साइकिल की केस में पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन्स हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं। इसके अलावा हम इसको हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। अब ये ऑक्जेलोएसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जहां पे NADPH का यूज होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। अब अगेन मैलेट एक क्या है? 4 कार्बन का कंपाउंड है। एस्पार्टेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एस्पार्टेट फिर से मैलेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए मैलेट अब मूव करेगा कहाँ पे? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में आएगा, मैलिक एंजाइम्स की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और उसके साथ ही यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, NAD पॉजिटिव जो है NADPH में कन्वर्ट होगा। मतलब जितना यहाँ पे एनर्जी यूज हुआ वो यहाँ फिर से हमको मिल भी गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रहा है, NAD पॉजिटिव जो है NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एंजाइम काम कर रहा है, और मैलेट जो है, मैलिक एसिड जो है, जो बना मेसोफिल सेल में, ट्रांसफर हुआ बंडल शीथ सेल में, ठीक है। अब बंडल शीथ सेल में मैलेट जो है, मैलिक एसिड जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम, उसमें डिकार्बोक्सिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, NAD पॉजिटिव NADPH में जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ मिल गया पायरुवेट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिला, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ चला जाएगा? केल्विन साइकिल में चला जाएगा। मतलब अब चाहे बाहर क्या है, अब हमें मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं देखने को मिल रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करे, नहीं। अब हमारे पास है पैप कार्बोक्सिलेज, मेनली कौन सा है? पैप कार्बोक्सिलेज है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करेगा, ये ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता, ये कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी ही परफॉर्म करता है। तो इसीलिए चाहे बाहर अब ऑक्सीजन ज्यादा है, फिर भी फिक्सेशन किसका हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का, और केल्विन साइकिल में भी इसको पहुंचा दिया गया। अब बताइए C4 पाथवे में जो एंजाइम्स होते हैं केल्विन साइकिल के, वो मेसोफिल सेल में होते हैं या बंडल शीथ सेल में होते हैं? वो होंगे बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसके अलावा
हमें C3 में जो कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलते हैं। हालांकि ये पायरुवेट जो है ये वापस चला जाता है मेसोफिल सेल में, जहाँ पे एटीपी का यूज होता है। 2 एटीपी यूज होते हैं, याद रख लीजिएगा। यहाँ कितने एटीपी यूज होते हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं। और फॉस्फो पायरुवेट काइने डाइकाइनेज एंजाइम यूज होगा जो इस पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम हुआ, और पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में विद द यूज ऑफ 2 एटीपी। अब एटीपी पूछते हैं कि कितना एटीपी जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में या 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में लगेगा इन केस ऑफ C4 पाथ फोटोसिंथेटिक पाथवे। तो देखिए एक हमारे पास यहाँ पे 6 बार चलेगा तो 12 एटीपी यहाँ यूज होते हैं, और कैल्विन साइकिल में हम जानते हैं कि 18 एटीपी यूज होते हैं। तो टोटल C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे में कितने एटीपी यूज हो गए, 30 एटीपी जो है वो C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे में यूज होते हैं। क्लियर है सारा C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे क्या हुआ, पहला एक्सेप्टर बना फॉस्फोइनोल पायरुवेट, आया क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करेगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। पेप कार्बोक्सिलेज काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई, फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बना ऑक्सैलो एसीटेट, 4 कार्बन का है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में बन गया मेलेट, NADPH यहाँ यूज हुआ, ठीक है। तो मैलेट जो है वो मूव कर गया बंडल शीट सेल में, जहां पे फिर NAD पॉजिटिव से NADPH बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा कैल्विन साइकिल में, यहां बन जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। पायरुवेट जो है वो वापस से चला जाता है, बेचारे को कोई भाव नहीं देता है बंडल शीट सेल में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा यहाँ बहुत सारा बंडल शीट सेल में और कैल्विन साइकिल में यूज होता रहेगा। पायरुवेट चला जाएगा, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, यहाँ पे 2 डाइकाइनेज 2 एटीपी यूज होंगे और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने एटीपी टोटल यूज हुए, 30 एटीपी जो है वो C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे में यूज होते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका C2 साइकिल और C4 साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए आपको पता है कि अनअकैडमी में भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ पे आपको CSIR के लिए भी नेहा तनेजा मैम जो हैं वो प्रिपेयर करवाते हैं, और आप जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा एफर्ट्स जो है डालते हैं, कितने ज़ील के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ जाइए उनको अनअकैडमी पे फॉलो करिए, वहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपको वहाँ पे। आप मेनली जाके किसको फॉलो करना है, आपको मेनली नेहा तनेजा मैम को आपको फॉलो करना है। हालांकि वहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे एजुकेटर्स रहते हैं, और यहाँ पे आपको डिटेल भी दिख रही है कि कितना जो है आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको पेड कोर्सेस लेने हैं। लेकिन आप जो है मैम का कोड यूज करके, नेहा कोड यूज करके जो है 10% ऑफ ले सकते हैं। क्लियर है, तो ज़रूर चाहिए। अगर आप CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसको आप और ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं। यहाँ से भी जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।